हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिख रही होगी जिसमें लिखा गया है कि एप्लीकेशन टू बिकम अ वीएलई रिजेक्टेड। तो जो कोई भी वीएलई के लिए अप्लाई करते हैं उनको या तो एक्सेप्टेंस की मेल आती है या फिर रिजेक्शन की मेल आती है। तो जब रिजेक्शन की मेल आती है तो उसमें काफ़ी सारे रीजंस लिखे होते हैं। रीजंस अक्सर समझ में नहीं आते हैं जो नए वीएलई होते हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी अप्लाई किया होता है। तो मैं उनको जो भी दुविधाएं होती हैं उन दुविधाओं को इस वीडियो के माध्यम से सॉर्ट आउट कर दूंगी। मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि आपको क्या क्या मेल आता है, तो आपको किस तरह से री अप्लाई करना है और आपको किस तरह से सही से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने होते हैं। जो भी लोग वीएलई बनना चाहते हैं या फिर जिन्होंने अपना आवेदन दिया हुआ है वो इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि अगर कभी आपको फॉर्म फिल करनी है वीएलई बनने की या फिर अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है और रिजेक्ट होता है तो फिर आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन टू बिकम अ वीएलई रिजेक्टेड, और यहाँ पे रिजेक्शन का रीजन दिया हुआ है पीओआई पीओए। तो पीओआई पीओए क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। पीओआई मतलब आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। पीओए मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ तो पैन कार्ड भी हो सकता है, लेकिन एड्रेस प्रूफ में आप कभी भी पैन कार्ड नहीं लगा सकते हैं। तो जब आप एड्रेस प्रूफ लगाते हैं, जैसे आधार कार्ड लगाते हैं, तो आपको आधार कार्ड में दोनों तरफ की कॉपीज लगानी होती है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ एड्रेस वाले साइड की फ़ोटो लगा देते हैं या फिर क्या करते हैं सिर्फ दूसरे वाले साइड यानी जहाँ पे फ़ोटो वगैरह रहता है वहाँ की फ़ोटो लगा देते हैं। तो आधार कार्ड में इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों साइड की फ़ोटो लगानी होती है। वहीं पे पासपोर्ट में भी 2 पेजेस होते हैं जिसकी फ़ोटो लगानी होती है। अगर आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों पेजेस को एक जगह पे स्कैन करके उसका जेपीजी में आप निकाल लीजिए एक कॉपी, और उसके बाद आप उसको लगाइए। ठीक है। अभी ये समझिए कि आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसकी एक साइज होती है जो वहाँ पे मेंशन की रहती है। जैसे फोटोज़ के लिए नॉर्मली 20 KB, या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट कैंसिल चेक कर रहे हैं तो मे बी 50 KB। इस तरह से आप वहीं पे देखेंगे तो आपको मेंशन रहेगा कि कितने केबी की फाइल आप अपलोड करते हैं। अगर आप फाइल को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे यानी छोटा कर देंगे तो क्या होगा कि क्वालिटी ब्लर हो जाती है उसकी, और जब जो लोग भी चेक करेंगे आपकी एप्लीकेशन वो अगर देखेंगे तो उसमें उनको कोई भी डिटेल नहीं दिखेगी। तो आप जब फाइल को कंप्रेस करें तो चेक कर लें कि वो कंप्लीटली विजिबल है या फिर ब्लर है। ये चीज़ों को देखने से क्या होगा कि आपका एक बार में ही अप्रूवल आ जाएगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। अच्छा, अब दूसरा रीज़न क्या होता है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। दूसरा रीज़न जो आता है अक्सर वो होता है इनकरेक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब इनकरेक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है? पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आप जिस भी लोकेशन पे रहते हैं वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, जैसे ओपन कैमरा ऐप है एक, अगर आप उसको फ़ोन में डाउनलोड करके उसमें आप जीपीएस उसका एक्सेस दोगे तो वहाँ पे आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उससे अगर आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो तो दिखाता है। तो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सीएससी इसके लिए मांगता है ताकि जो एग्जैक्ट पिन पॉइंट किया जा सके कि आपका जो एरिया है जहाँ पे आप सेंटर खोलना चाहते हैं वो कौन सा है। अब मैप के थ्रू अक्सर इसको पॉइंट करना रहता है पोर्टल पे। लोग क्या गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी में आप सही से पॉइंट आउट ही नहीं करते हैं अपना एरिया। तो आपने जो एड्रेस फिल किया रहता है वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ और होता है, लेकिन आपने जो पॉइंट किया होता है वो कहीं और होता है। नॉर्मली अगर आप गूगल पे भी किसी एरिया का नाम डालोगे चेक करने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो वहाँ पे कुछ एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखा देता है।
अगर आपने जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाली है और आपका जो एड्रेस है वो अलग है, सीएससी चेक करेगा ये, तो अगर दोनों चीज़ें अलग अलग आएंगी तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन हो जाएगा और लिखा आएगा कि इनकरेक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो आप बहुत ही ध्यान से फिल करें और जो मैप को है वो बहुत ही ध्यान से पॉइंट आउट करें। इसमें बहुत टाइम लग सकता है आपका, बिल्कुल भी पेशेंस ना खोएं, आराम से पॉइंट करके देखिए। एक आध दुकानें इधर उधर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक आध गली आगे पीछे हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस रख दोगे अगर एरिया का, तो वहाँ पे स्ट्रेट वे रिजेक्ट हो जाता है और आपको इस तरह का मेल आ जाता है। अब मैं तीसरा रीज़न आपको दिखाती हूँ क्या होता है। यहाँ पे भी देखिए लिखा गया है इनकरेक्ट बैंकिंग। ठीक है, इनकरेक्ट बैंकिंग में दो तीन चीज़ें होती हैं। या तो आपने जो है बैंकिंग डिटेल सही नहीं दिया है, यानी कि आपने जो अकाउंट नंबर डाला है, आईएफएससी कोड डाला है, या तो वो सही नहीं डाला है। अक्सर लोग ज़ीरो और ओ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी एक बार आप चेक कर लिया करें। दूसरी बात, जब आप अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट कैंसल चेक, वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए और उस पर आपको चेक के ऊपर स्ट्राइक करके कैंसल लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो कैंसल चेक में काउंट नहीं होता है। उसके बाद जब आप बैंक की डिटेल भरते हैं तो बैंक का जो नाम है, अकाउंट नंबर है, डबल यानी दो टाइम क्रॉस चेक कर लीजिए कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। बैंकिंग डिटेल्स अगर गलत होते हैं तो भी रिजेक्शन आता है और वहां पे लिखा होता है इनकरेक्ट बैंकिंग। उसके बाद देखते हैं क्या है। एप्लीकेशन रिजेक्टेड, रीजन जेनरिक। ये सबसे फालतू रीजन है जिस वजह से रिजेक्ट होते हैं एप्लीकेशंस, क्योंकि यहाँ पे ना तो रीजन बताया जाता है आपको और ना ही आपको ये पता होता है कि मैं क्या चेंजेस करके अप्लाई करूँ तो मेरा जो भी एप्लीकेशन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आज तक देखा है और लोगों से बातें की हैं, मुझे दो तीन चीज़ें समझ में आती हैं, वो मैं आपके साथ आज बताऊंगी। जेनरिक में मोस्टली क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पंचायत या फिर किसी एक पर्टिकुलर गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे अगर पहले से ही बहुत ज़्यादा वीएलई हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरे पंचायत से या फिर दूसरे कहीं गांव से एप्लीकेशन भर सकते हैं और आपका जो रीज़न है वो जेनरिक दिया गया है, तो आप ऐसा करें कि आप दूसरे ही एरिया से, दूसरे पंचायत या गांव से ही एप्लीकेशन भरें। दूसरा जो जेनरिक में एक होता है कि हो सकता है कि आपकी बीवी ने और आपने खुद ने, दो लोगों ने भी अप्लाई किया हो सीएससी के लिए, या फिर आपके पिताजी और आप दोनों ने सीएससी के लिए अप्लाई किया है। तो अगर किसी तरह से ये फाइंड आउट हो जाता है कि ब्लड रिलेटिव्स ने अप्लाई किया है, तो हो सकता है फिर वहाँ पे भी जेनरिक बोल के वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी कि एक ही एरिया से, कभी कभी अगर आप अलग अलग पंचायत से भी अप्लाई करते हैं और ब्लड रिलेशन है, तो भी यहाँ पे इसको रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही सीएससी का ऐसा मानना है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो एक ही घर में दो दो वीएलई बनाना शायद सही नहीं लगता है सीएससी को, तो ये एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद जेनरिक में क्या होता है कि यहाँ पे रीज़न कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने जो अभी तक अपने एक्सपीरियंस से देखा है उस हिसाब से मैंने आपको दो रीज़न बताए हैं। अगर आप लोगों को जेनरिक जो रिजेक्टेड आता है उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जेनरिक बोल के, और ये है जिसका इंतज़ार हर वीएलई को होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो मेल आता है वो देखते ही हम सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो काफ़ी लोगों का जो आईडी है वो तकरीबन 60 दिन से ऊपर हो गए हैं और अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप एक मेल लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए helpdesk@csc.gov.in पे, और अपनी एप्लीकेशन आईडी वगैरह वहाँ पे दे सकते हैं, ताकि आपको हो सकता है कि कुछ जवाब मिले। वैसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखें,
रखिएगा। और हाँ, अगर आपका किसी भी वजह से रिजेक्ट होता है आपका एप्लीकेशन, तो आप क्या करिए कि helpdesk@csc.gov.in पे एक मेल करिए, तो थोड़ा आपको स्पेसिफिकली भी बता दिया जाएगा कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपका ईमेल, आपका जो वीएलई का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये सारी जानकारी मैं देना चाहती थी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।